आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड लेक्चर बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड का। तो वो सेकंड लेक्चर है जी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा कि ह्यूमंस के अंदर या जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं और वो प्रोसेसेस किस ज़रिए से चल रहे होते हैं? कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से चल रहे होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है पूरा निज़ाम रनिंग होता है। तो इस हमारे ऑर्गेनिज्म सिस्टम के अंदर टोटली जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो है 92। कितने हैं जी? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं 92 और उन 92 में से 16 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। क्या जी? 16 इतने हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से ही हमारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक्टिव रहते हैं। टोटल कितने हैं जी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स? 92। और जो बायो एलिमेंट्स का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं वो है टोटल 16। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होगी तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने होते हैं जी? ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं 6। अच्छा, आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपको मैंने साथ साथ एमसीक्यूज तैयार करवाते आना है। तो ये रेड पॉइंटर के साथ लिखे हुए एमसीक्यूज ये आपने साथ जरूर नोट करें। ये लेक्चर भी बेशक नोट कर लें, साथ ही एमसीक्यूज भी नोट करते जाना है कि जी बायो एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितने हैं? 16 है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 6 एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो टोटल 99% ऑफ द बॉडी बनाते हैं। कि बॉडी के अंदर जितने भी 99% एलिमेंट्स हैं वो इन्हीं से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से हैं जी? ऑक्सीजन हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 65% है। कार्बन हमारी बॉडी के अंदर 18% है। हाइड्रोजन हमारी बॉडी के अंदर 10% है। नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर 3% है। कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर 2% है। और फास्फोरस हमारी बॉडी के अंदर कितनी है? 1% है। ये टोटल सारे आपस में जमा करें तो ये टोटल बनता है 99%। और जो अदर एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो टोटल 1% ऑफ द बॉडी बनाते हैं। वो कौन से हैं? क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, जिंक है। ये सारे मिलके 1% बनाते हैं। जो टोटल ह्यूमन बॉडी का 99% बनाते हैं वो 6 एलिमेंट्स हैं। उनमें कौन कौन से हैं जी? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि अब इन सारे एलिमेंट्स को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? कि प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। ठीक हो गया जी। आगे जी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्या है जी? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सिंपल नहीं है। सिंपल कैसे है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते और बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते। तो यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं जी। आगे है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ये सबसे पहला लेवल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहला लेवल कौन सा है? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल का मतलब है कि जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जितने भी वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया जी। और इलेक्ट्रॉन जो ये अलग होता है आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर पाया जाता है ये इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर हो गया जी। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल में क्या चीज होती है जी? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये क्या होते हैं जी? इकट्ठे पाए जाते हैं। और ये आपस में किस चीज से जुड़े होते हैं ये आगे चल के आपको बताता हूं। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारा मोलेकुलर लेवल्स। मोलेकुलर लेवल्स के अंदर क्या है जी? कि बहुत सारे एटॉमिक और सब एटॉमिक एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं या एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये हमारी मोलेकुलर लेवल है। और यही जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं ये
किस तरह से मिलके बनते हैं? आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। कोई भी चीज है हमारी बॉडी के अंदर, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वो सिंपली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तब बनाते हैं जब एक दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, H2O बनता है तो वाटर बनता है। अच्छा, मोलेकुलर लेवल में हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या चीजें होती है? कुछ माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है या पानी है, H2O है। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। और कौन से? स्टार्च है, प्रोटीन है। अच्छा, इसमें मैक्रोमॉलिक्यूलर लेवल के अंदर आपने ये 4 चीजें लिखनी है: माइक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर एक दूसरे के साथ मिलके हों, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे अटैच ना हो, वो हमारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, मॉलिक्यूलर लेवल में क्या आता है जी कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद वो किस चीज के जरिए कंबाइन होते हैं? आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स का लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसमें कौन सी चीजें होती हैं? कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है और वाटर है। और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ उनके एग्जांपल्स क्या है? स्टार्च है और प्रोटीन है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, वो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के टुगेदर अटैच ना हो, वो हमारे कौन से होते हैं जी? इनऑर्गेनिक। के मोलेकुलर लेवल आगे है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और सेल्स बनाते हैं। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो हम क्या कहते हैं, ये हमारा सेल्स है। सेल्स के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। वो ऑर्गेनेलीज जो हैं, सेल्स आर accomplished by specialized structure comparable to the organ of the body or ऑर्गेनेलीज। इसमें ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं? जिस तरह हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी एपरेटस है। ये जो चीज़ें हैं अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी हाउस ऑफ द सेल उसको कहा जाता है। ये हर चीज़ का एक अपना अपना फंक्शन है। जो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज और सेल्स आपस में क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो परफॉर्म कर रहे हो सिमिलर फंक्शन, उनको हम क्या कहते हैं? ये है हमारे टिश्यूज़। टिश्यूज़ की कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना। क्या है ये टिश्यूज़ का कॉन्सेप्ट? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर नोन एज टिश्यूज़। जिस तरह के टिश्यू कौन से हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है। ग्लैंडुलर जो टिश्यूज़ हैं उनका सिक्रीशन का काम होता है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं, जैसे हमारे स्किन पूरी एक ऑर्गन है। ये याद रखिएगा, स्किन क्या है? हमारा एक ऑर्गन है। जैसे या स्टमक है, स्टमक हमारा क्या है? एक ऑर्गन है। बहुत सारे सेम काइंड के टिश्यूज़ जो मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन्स जो हैं, ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक ऑर्गन मल्टीपल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है? या एक ऑर्गन के अंदर मल्टीपल काइंड्स ऑफ सेल्स भी या टिश्यूज़ भी मौजूद हो सकते हैं जो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह के स्टमक है, स्टमक के अंदर जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं, सिक्रीटरी एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं, उनका क्या काम होता है? कि सिक्रीशंस करना। जिस तरह के गैस्ट्रिक जूस है हमारे स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस जाता है तो डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसके साथ उसके हैं मस्कुलर सेल्स। स्टमक के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। कौन से? सेक्रेटरी एपिथेलियल, और दूसरे क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़, जो मस्कुलर सेल्स। मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं उनका क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्शन। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खाना जो है हजम होता रहता है। इसी तरह प्लांट्स और रूट्स के अंदर, और जो प्लांट्स हैं उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो ज़रा डिफरेंट काइंड का होता है। कि रूट्स होती है तो पौधे को एंकर करती हैं, जोड़े रखती हैं ज़मीन के साथ।
शूट्स का काम क्या है, जितने भी उसका स्टेम जा रहा है, शूट्स जा रहा है, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम सेल्स की मूवमेंट हो रही होती है, और जो लीव्स हैं उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो हर एक का ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन है। उसके बाद बहुत सारे जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो क्या बना जाते हैं, एक इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक हो गया जी। और ऑल ऑर्गन्स, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं स्पीक कर रहा हूँ तो मेरा माइंड सोच रहा है, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, आर्टिकुलेशन हो रही है। ठीक है, तो ये जो तमाम ऑर्गन्स हैं वो किस चीज़ में काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल जब एक ही जगह पर रहना शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक जी पॉपुलेशन हो गई है। क्या जी, बहुत सारे इंडिविजुअल जब इकट्ठे रहना शुरू कर देते तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गई जी, पॉपुलेशन हो गई। लेकिन उसमें शर्त है एक कि सेम स्पीशी के होने चाहिए। जिस तरह एक चावल के खेत में रैट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक पॉपुलेशन है रैट्स की। ठीक हो गया जी, यहां तक क्लियर है। आगे आ जाता है जी कम्युनिटी। जब बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में मिलकर एक जगह पे रहना शुरू कर देते तो वो एक क्या बना देते हैं जी, कम्युनिटी बना देते हैं। जिस तरह एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी, ये क्या है जी, कम्युनिटी। अच्छा जी, यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ आपको कि नहीं? कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तो एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी। सबसे पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है, फिर मोलेकुलर लेवल है, फिर ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है, फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके आपस में ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स आपस में जब कोऑर्डिनेशन होती है, इकट्ठे होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल जब एक जैसे इंडिविजुअल एक ही जगह पर रहना शुरू कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं ये जी क्या है, पॉपुलेशन है। और बहुत सारी पॉपुलेशन अगर एक जगह पर रह रही हो तो हम उसको कहते हैं कम्युनिटी है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? अगर क्लियर नहीं है तो इसको रिपीट करके ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, उसके बाद है जी लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम, कि जो स्पीशीज़ होती हैं ये दो तरह के काम करती हैं। क्या जी? पहला कि एक इनकी इवॉल्विंग है और दूसरी है डेवलपिंग। इवॉल्विंग क्या है कि रिप्रोडक्शन के ज़रिए ये एक स्पीशी जब किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ रिप्रोड्यूस करती है तो नए काइंड की स्पीशीज़ जन्म लेती हैं, तो वो वक्त के साथ साथ स्पेस के अंदर बढ़ती रहती हैं। दूसरी क्या है कि डेवलपिंग है, वो जिस तरह वो प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो अपने आप को एकमोडेट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमने अपने अंदर कौन सी तब्दीलियाँ लेके आनी है, उसको कहते हैं कि ये वो अपने आप को स्पेस के अंदर क्या करते रहते हैं, डेवलप करती रहती हैं। अच्छा, इसमें आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है कि बायोम क्या होता है। बायोम होता है ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट। क्या जी? लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के साथ क्या मतलब, जो हमारे बायोम्स हैं वो ज़रा डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ना तो कॉन्फिरस प्लांट्स हैं वहाँ के जो जितना बायोम है वो जो लार्जली प्लांट्स हैं, जो बड़े प्लांट्स हैं, उनकी बुनियाद पर क्लासीफाई किया जाता है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, आगे आ जाता है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इसमें हमने दो चीज़ों का जिक्र करना है कि स्टडी ऑफ फोसिल्स जो है हमें रिकॉर्ड बताते हैं, टाइम बताते हैं कि ये स्पीशी कितनी पुरानी है। ठीक हो गया जी? बाकी सेडिमेंट्स की जो लेयर होती हैं, जो जिस तरह रॉक्स की डेवलपमेंट है सॉइल के अंदर, इस तरह सेडिमेंट्स की लेयर भी बनती जाती है रॉक्स के साथ साथ। वो लेयर्स और जो सेडिमेंट्स की टाइप्स है वो हमें बताती है कि ये कितने वक्त से ये स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद थी या यहाँ पर इनकी उम्र कितनी है। ठीक हो गया जी? यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।